के लिए क्या हमें करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2000 से पहले उत्तराखंड बनने से पहले हमारी भारत सरकार के द्वारा यहाँ तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहाड़ों में ऊपर के डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे वहाँ इस प्रकार का प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती थी, जैसे चरागाही योजना थी, वनीकरण की योजना थी, वो सब अब सरकार ने बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, मैं आपके मंच के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो योजनाएं वनीकरण की चली थी, जो योजनाएं चरागाह की चली थी, उनको पुनः से पुनर्जीवित किया जाए। और दूसरा, जो एक हमारे पहाड़ों में के बीच में जो आरा मशीन जो प्रतिदिन हजारों पेड़ों को निकल रही है, उन पर भी सरकार को अपना ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, समय कम है, इसलिए आप सभी के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पहले एक एसी, फिर 4 एसी, पहले एक कमरा, फिर 4 कमरे, फिर 5 कमरे, पहले एक गाड़ी, फिर 4 गाड़ी, फिर 10 गाड़ी, पहले 2.5 फुट की रोड, फिर 5.5 फुट की, अब 10 फुट की, और पहाड़ों में 40 फुट की। मतलब आप बताएं, पहली बात कि विकास की परिभाषा क्या है। दूसरी बात, जब भी हम जाते हैं सरकारों के पास, सरकारें बोलती है ऑल्टरनेटिव दो। ऑल्टरनेटिव वाजिब चीजों का होता है। ये राक्षसी आसुरिक मानसिकता के जो ढांचे पेश किए जा रहे हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। मतलब कितने साल हो गए हमने कई लोगों को जो शायद बाल सफेद कर चुके हैं अपने ये सब करते हुए। आप लोग जब उत्तराखंड बना, उस समय भी डिमांड थी जल जंगल जमीन। 1995 और 2004-5 अपना टिहरी डैम के विस्थापन हुए। आज भी वो लोग दूसरी जो केस लड़ रहे हैं, जिनको मलाई मिली वो मजे ले रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिला उनके घरों में बराबर। अलकनंदा नदी के ऊपर डैम बना, उस डैम के नीचे जब कोई आखिरी जीवन मृत्यु के लिए उनको मुकाबले के लिए पानी छोड़ने के लिए खर्ची लिखी है, लेटर लिखना पड़ता है कि भाई साहब हमारे कोई गुजर गया है, पानी छोड़ दो। ये बात है, गंगा किनारे रहते हैं हम लोग, वहाँ मानते हैं हम गंगा को। If this is the vikas that we want to continue, whatever we are doing anywhere, when we come here stand, मतलब थोड़ा सा वही वाली बात है कि कुछ लोगों ने मास्क पहना है सिर्फ कोरोना का सांत्वना देने के लिए कि भाई आप यहाँ हैं तो आपको प्रणाम है, मैंने मास्क लगाया, यह डिजिटल एंड वी आर गिवन ट्रिब्यूट। तो ऐसा विकास चाहिए तो हम जी रहे हैं, वैसे भी जीते रहेंगे और एक दिन आएगा हम निकल जाएंगे। तो जो होना चाहिए उसको कोई मुँह नहीं मोड़ सकता। But the only thing is that we can teach is to teach our kids in a sense of what विकास is all about. How do we define विकास? इंसान का जो उत्थान है, जीवन का उत्थान है, जीवन का जो असली जीवन है, value of living, and then evolving into human being, that's विकास. But if we don't want to understand that, because we understand everything very clearly, it's just a matter of wanting or not wanting. तो हम लोग बातें करते रहेंगे, हम पहले 1000 से कुछ चंद 500 रह गए, अब उसके से 40-50-100 लोग जो है सब लोग लड़ते रहते हैं। We keep on standing here and there. It's very easy for them. People with money to buy people from us, around us. And people are selling. हमारा ईमान नहीं रह गया, इंसान का ईमान नहीं रह गया, इंसानियत नहीं रह गई। That's for sure. I've seen a lot. I'm young, but I've seen a lot. Now, the whole point is, if we are standing here today and we are 10 in number, tomorrow we come together, we have to be 100 in number. And day after, we have to be 200 in number. We have to increase our numbers exponentially, physically, virtually, or wherever, however we can. क्योंकि बहुत आसान हो गया है। IT सेल एक्टिव है, IT सेल जिसको बोलते हैं वो आज का एक्टिवेटेड नहीं है, आज से 15-20 साल पहले से
काम चल रहा है उसमें, और तब वो आज जाकर के जोर कर पा रहे हैं। अगर आप एक सही गाइडलाइन लिखते हैं किसी एक फेसबुक पोस्ट पे, हजारों लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं, हमारे बीच में हजारों लोग नहीं हो सकते वो अटैक करने के लिए, सही बात सही दिशा निर्देश दें लोगों को। So there are many ways to do this. This is one way, and there are 100 more ways. We have to find our way in wherever communities we can find for ourselves. बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी हमारे यहाँ पर वक्ता हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं वो समय का समय अभाव है, तो उससे जो भी हम लोग अपने विचार रखें बहुत संक्षेप में रखें। पर्यावरण को बचाना भी है और समय को भी बचाना, तो समय भी महत्वपूर्ण है। बहुत से हमारा जो नई शक्ति आई हुई है वो समझ निकालनी चाहिए। और मैं जय से अनुरोध करूँगा, जय सिंह जी कृपया आ जाएँ और प्लीज़ मुझे लगता है वो हमारे यहाँ पर मैं आमंत्रित हुआ आशा चंदा जी, प्लीज़ आप आएँ और अपने विचार रखें बहुत संक्षेप में। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि उससे पहले सभी जो वक्ता हैं पर्यावरण का क्या महत्व है इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। मैं इस पर सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगी कि ये जो छोटे छोटे हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पे, तो इसके बजाय इसको एक मूवमेंट का रूप दिया जाना चाहिए, एक बड़ा ये मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, और वो आंदोलन हमारे सामाजिक संगठनों ने ही इनकी शुरुआत की है। तो ऐसा एक आंदोलन हम इसके लिए यहाँ पर चलाएं, इसके लिए सभी युवा, सभी महिला शक्ति, हमारे सभी बुजुर्ग, सब लोग इकट्ठा हों और मूवमेंट को एक नया रूप दें, क्योंकि जब तक हम इन छोटे छोटे प्रोटेस्ट करेंगे इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अभी तक की जो बात है, जंगलों में आग लगी हुई है, सरकार बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, पूरा उत्तराखंड जल रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, किसी तरह का कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जा रही है। और कई सालों से हम देख रहे हैं कि जंगल बेतहाशा जल रहे हैं। अभी कोविड में हमने देखा ऑक्सीजन की कमी से कितना जूझे, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया सिर्फ इस वजह से कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। और अगर इस तरफ सरकार पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में क्या पता कोविड के ही कितने सारे वेरिएंट आगे और आए और हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी सामाजिक संगठन विकास का विरोधी नहीं है, हम लोग सभी संगठन चाहते हैं विकास हो प्रदेश का, लेकिन पर्यावरण की असुरक्षा कोई शर्त पर नहीं। एक और मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि एक बड़ा मंच, लेकिन एक ऐसा मंच यहाँ पर बनना चाहिए जो जिसका सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा हो, और उसमें ये शब्द पर्यावरण आना चाहिए। तो ऐसा एक मंच सभी संगठन मिलकर बनाए और इसको एक बड़े मूवमेंट का रूप देने की अब आवश्यकता पड़ रही है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी शक्ति है और पर्यावरण को नष्ट होने के लिए रोक सकते हैं अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, प्लान बना के यहाँ से जाना चाहिए, 4-5 काम करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करके फिर हम लोग वापस यहाँ पे आए और फिर देखें कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। हर एक व्यक्ति में अपने आप में बड़ी शक्ति है कि वो इस तरह के विनाश को रोक सकता है और सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोग देहरादून को बचा पाएंगे। देहरादून के सामने बहुत बड़ा संकट है, सरकार ये समझती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और आम जनता भी अभी इन विषयों को समझी नहीं, तो सबको समझाना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा और इस सब कार्य करने के लिए इतने सारे लोग, मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, इसी शक्ति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, बचपन यहीं पर
टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। लेकिन अब देखिए सिनेरियो बदल गया है, नो डाउट। हम भी गाड़ी चला के आए हैं तो गाड़ी तो अब हो गई है, बड़ी हो गई है, ट्रैफिक तो बढ़ गया है। लेकिन अब ये है ट्रैफिक का मतलब, देखिए राजपुर रोड भी वाइडन किया, रायपुर रोड वाइडन की, कई रोड देहरादून में वाइड हुए, वाइडन वर्ड चल रहा है। तो वाइडन होने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी ट्रैफिक की? यदि हमें PWD या MDDA ये बता दें कि भाई वाइड होने से रोड सारी ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अभी हम साइन कर सकते हैं कि ये भी काट दीजिए, है ना। लेकिन यदि वाइडन होने के बाद 1 महीने बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम नहीं की वही है, तो वाइडन करने का कोई हमें लॉजिक नहीं लगता, है ना। तो अभी हमारे पास हमने, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों के सहयोग से ही उसने तैयारी शुरू की है, वो तो ऑनलाइन CL का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हमने कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, तो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। आपको ठीक लगे तो उसको आप और आगे बढ़ाएं। जैसे इसी के ठीक पीछे एक रोड चल रहा है, यदि आप लाडपुर से आएंगे शिव मंदिर, वहाँ से वो पूरा आपका चिरखाली चौक जाता है, वहाँ से ज़्यादा पेड़ भी नहीं है और वो नया रोड बना है। उसी को यदि चौड़ा कर दें तो वो जो ट्रैफिक स्लोप और ट्रैफिक आने वाला है, वो तो देखिए ट्रैफिक आगे फिर वहीं पे बंद हो जाना है वैसे तो चलिए यदि वहाँ से वो ट्रैफिक ले गए, ये पेड़ बच जाएंगे आपके। दूसरा, आजकल पैसे की कमी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, वॉट नॉट। तो एक आपको जोगी वाला से फ्लाईओवर निकाल के सीधा किरसाली चौक जो जहाँ पे जो आपका हेलीपैड का पहले वहाँ दे दीजिए, तो 20 साल का सोच 20 साल का ट्रैफिक वो टेक केयर कर सकता है। और इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम लोग घूमते रहेंगे, साइकिलें चलाएंगे, अपना चलेंगे, है ना, ऐश करेंगे। अभी जो वाइडन होने से एक मॉडिफिकेशन हमने और किया है, पहले एनक्रोचमेंट हटा दो, इसको 3-4 महीने डिफर करके सबसे पहले आप एनक्रोचमेंट हटाओ। अब आप यहाँ से, मैं तो घूमता रहता हूँ, वो ट्रक खड़ा है, ट्रांसफार्मर है आपके सामने, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक से एक दुकान है, शराब की दुकान है, को लेकर सब कुछ बना हुआ है, उसके आगे ट्रैफिक जमा हुआ है, होटल्स हैं, सब कुछ है। तो यदि आप एनक्रोचमेंट को हटा के देखिए और स्ट्रिक्टली यदि पुलिस उसका पालन कराए या CCTV लगा के, जैसा कि हिमांशु जी बता रहे थे, तो मुझे लगता है 1 लेन और निकल जाएगी, तो उसमें भी आपका ट्रैफिक चल सकता है। तो हमने एक उस PIL में ये सब सॉल्यूशन लिखे हैं और कोशिश ये है कि हमने हाई कोर्ट में भी PIL डालें, तो उसमें आप लोगों का देखिए अभी क्या है कि एजुकेशन भी अपनी जगह जरूरी है, रोड ब्लॉक करने को भी तैयार है, आपको हम यही लेट जाते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन कितना निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसलिए हम अभी कोर्ट में भी जाने वाले हैं। तो अब देखते हैं, हमें क्योंकि ये पेड़ अभी सबसे बात नहीं करना, ये पेड़ों से कितना टेम्परेचर कम हो जाता है या ये पानी बचा रहे हैं, वो सबको मालूम है। अब वो बात रोने से कोई फायदा नहीं है, अब हमें मेंटालिटी चेंज करनी है। होता क्या है, जब PWD में कोई प्रपोजल चलाता है ना, एक JE चलाता है, तो वो कहते हैं यार चलो इसे बढ़ा दो, वो अपना पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट तक क्लियर हो जाता है। थोड़ी सी ये ज़रूरत है कि जो हमें उसको देखना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी अप्रोच देखनी चाहिए कि किस तरीके से पेड़ों को बचा सकते हैं। हमने एक स्मार्ट रोड का भी प्लान इसमें बनाया है। अब स्मार्ट नाम से लोगों को चिड़ है, लेकिन मैं उसे मानता हूँ। तो उस स्मार्ट प्लान में जो ये जितने पेड़ है ये हमारे फुटपाथ पे आते हैं, दिल्ली में हम चलते हैं, क्या है अपना पेड़ आता है, थोड़ा सा साइड में आके निकलने की जरूरत, तो ये भी ये फुटपाथ पे हम ले लें, इसका अपना ट्रैफिक चलता रहे, साइकिल ड्राइव भी आ गया, वो भी हमने एक सॉल्यूशन दिया है। तो हमने जो PIL हम करने वाले हैं उसको केवल ये नहीं लिख रहे हैं कि हाई करके ये रोड को रोक रहे हैं, हम उसमें इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। होपफुली इसकी फाइल हो जाएगी कितने का। नमस्कार, यहाँ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत एलिमेंट है कि यहाँ पे युवा शक्ति नहीं है मौजूद। और मेरा ये मानना है कि कोई भी संगठन, कोई भी मोर्चा बिना युवा शक्ति के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कारगर नहीं साबित हो सकता। तो आज हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि कैसे युवा को इस मंच तक लेके आया जा सके, क्योंकि आप लोगों ने तो जीवन जी लिया, बारी हमारी है जीने की। और हम चाहते हैं कि जो युवा आगे आके इस
समझे, वो इसकी अर्जेंसी को भी समझे। माफ कीजिएगा क्योंकि मेरे शब्द थोड़े कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जो क्लाइमेट इमरजेंसी इस समय दिख रही है ना हमें, इसके बारे में हम सबको पता है, वो मेरे और मेरे से छोटे लोगों ने आगे आके झेलना है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ है, वो लोग इसकी ओनरशिप ले। हमारा जो आज ये पर्यावरण के लिए हमने अभियान शुरू किया हुआ है, अभियान की ओनरशिप जब तक युवा नहीं लेगा तब तक हमारा अभियान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप तो आते हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हैं? आप खुद आ जाते हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आते? क्या आपके घर में बच्चे नहीं है? क्या आज संडे नहीं है? क्या वो खेल मस्ती नहीं कर रहे होंगे? तो ये बहुत अपने आप से शुरू करने वाला बात है। चेंज बिगिंस एट होम। वेयर आर द पीपल ऑफ योर होम? व्हाई आर यू अलोन इन दिस फाइट? आप अकेले क्यों हैं? आपके साथ तो आपके परिवार में 4-5 लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं हैं? तो अगली बार जब हम इसी तरीके से इकट्ठे होंगे तो मैं चाहूँगा कि आपके घर वाले, आपके बच्चे आपके साथ हो, ताकि उन्हें पता चले कितना ज़्यादा ज़रूरी है पर्यावरण को बचाना, कितना ज़्यादा ज़रूरी है बचाना। और युवाओं की भागीदारी, जो आगे आने वाली पॉलिटिक्स से आगे आने वाली नीतियाँ हैं, इनमें कितना ज़रूरी है। हम लोग हमेशा अपने आप में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमारी बातचीत में कभी युवा साथ नहीं होता। हमने कभी सोचा नहीं उस दिशा में कि युवा को कैसे आकर्षित किया जाए। तो अब इस चीज़ के ऊपर मंथन करने की जरूरत है, वरना हर ऐसे अभियानों में, हर ऐसे आंदोलनों में, प्रोटेस्टों में हम कुछ 15-20 लोग ही इकट्ठे रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि हम सिर्फ 15-20 इकट्ठे लोग, हमें 1500 लोग जब तक नहीं होंगे तब तक सरकार को पता नहीं चलेगा कि हम नहीं चाहते इस तरीके का डेवलपमेंट। ये जो है सड़क चौड़ीकरण की बात चल रही है, देहरादून के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये हमें से हर कोई जानता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाहर से महंगी महंगी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुछ चंद घंटे, चंद दिन यहाँ बिताने आएंगे और देहरादून को दे देंगे क्लाइमेट चेंज का तोहफा। 2017-30 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2017-30 अप्रैल को देहरादून का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। 2017-30 अप्रैल को देहरादून का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और आज 2022 हो चुका है। 30 अप्रैल को देहरादून का टेम्परेचर 35 डिग्री था। क्या ये बात आपके दिलों में घर नहीं करती है? मेरे को बहुत चोट पहुंचती है इस बात से कि देहरादून का टेम्परेचर 5 साल में 15 डिग्री बढ़ चुका है और हमारे नीति नियंत्रक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें समझ में नहीं आता ये बात। उन्हें सिर्फ विकास दिखता है, लेकिन विकास की परिभाषा किसी को नहीं पता। विकास की परिभाषा सिर्फ है सड़कों का विकास, अमीरों का विकास, जो विकसित है उनका विकास। लेकिन क्या हमने कभी मानसिक विकास के बारे में बात की है? क्या हमने कभी सोसाइटी के विकास के बारे में बात की है? नहीं, क्योंकि अगर वो हो गया तो इनका विकास रुक जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अगली बार जब आप यहाँ आए तो कोशिश कीजिएगा अपने घर से 2-3 लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, महिलाओं को पकड़ के लेके आए, तब जाके हमारा ये अभियान सक्सेसफुल होगा, उससे पहले नहीं। इस बात का प्रण लेके आज यहाँ से जाइएगा। धन्यवाद। सरकार जिस तरह से हमारे पेड़ों का कटान कर रही है, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। सरकार का सबसे पहले हमारे सामने बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में थोड़ा सा फोकस करूँगा। इसमें लिखा है देव तुल्य जनता की आशाओं और आस्थाओं का पूर्ण करना। इन पेड़ों को काट के देव तुल्य उत्तराखंडियों का क्या होगा, क्या विकास चाहते हैं ये लोग? विकास करना है, विकास पेड़ों को छोड़ के भी हो सकता है, विकास हर चीज़ से हो सकता है। अब एक पेड़ को तैयार होने में कम से कम नहीं तो 7 से 8 साल लगते हैं और उस पेड़ को हम 1 मिनट में काट देते हैं। हम पेड़ को काट रहे हैं, क्या हमने कभी पेड़ लगाने की सोची है? अगर हम आज वृक्षारोपण का कोई कार्यक्रम करते हैं, अगर हम 100 लोगों को बुलाते हैं और 100 पेड़ देते हैं, उसमें से 50 पेड़ भी नहीं लगा पाते। एक बार हम उस पेड़ को लगा देते हैं, दोबारा हम उसे देखने जाते हैं क्या? नहीं देखने जाते। वो पेड़ जिंदा है, मर गया है, या उसे कोई खाद दे रहा है, नहीं दे रहा है। पर्यावरण का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हमने पेड़ लगाया और उसको छोड़ दिया। पेड़ लगाओ, उसकी सेवा करो, पेड़ को अच्छी तरह देखभाल करो, ये तो है पर्यावरण। और जो सरकार जिस
तरह से पेड़ का कटान कर रही है, आने वाले समय में हमें नहीं लगता कि हम शुद्ध हवा ले पाएंगे कहीं से। हम योग पे जोर देते हैं, योग के लिए क्या जरूरी है? शुद्ध हवा। जब हमारे पास वृक्ष ही नहीं रहेंगे, पर्यावरण ही नहीं रहेगा, तो हम योग करके क्या करेंगे? हम अपने को योग नगरी घोषित करते हैं कि हम योग नगरी में रहते हैं। क्या हमारे योग को शुद्ध हवा के बिना योग नहीं कर सकते? योग करेंगे तो शुद्ध हवा चाहिए। हर चीज़ के लिए हमारे को पर्यावरण चाहिए। पेड़ों के कटान, हम ये नहीं कहते पेड़ों का कटान मत करो, पेड़ों का कटान करो, लेकिन पेड़ों का कटान जहाँ जरूरी है वो करो। आप इस सहदारा रोड के लिए सहदारा को रोड चौड़ी करने का क्या मतलब? कोई औचित्य नहीं है इसमें। इतने सारे पेड़ लगे हैं, अगर हम इन पेड़ों को काटते हैं, क्या हमने इनकी कोई रणनीति बनाई है? हम इतने पेड़ काटेंगे तो हम कितने पेड़ लगाएंगे? हमने कभी सोचा? किसी ने नहीं सोचा। केवल पेड़ के कटान के ऊपर सोच रखी है हमने कि हम पेड़ काटेंगे। जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पास किया, उन्होंने पेड़ का कटान के लिए तो अनुमति दे दी। क्या उन्होंने ये सोचा कि हम कितने पेड़ कहाँ लगाएंगे? उन्होंने जगह दी तो उन्होंने कोई जगह बताई है कि हम यहाँ इतने पेड़ लगाएंगे? कोई जगह नहीं बताई। तो थोड़ा सा हम अपने पर्यावरण को देखते हुए और हम विरोध करते हैं इन पेड़ों के कटान का। इसके साथ मैं तुम्हारी को ध्यान देता हूँ।